फाइनली सेलेक्ट तो नहीं हुए, लेकिन ये प्री वगैरह तो मतलब ऐसे ही पढ़ते रहते थे और दे आते थे तो सेलेक्ट हो जाते थे। बेरोजगारी के दौर में माता पिता और भाई बहन का सपोर्ट करना, तो उन्होंने हमको पंतनगर जैसी जगह उस समय पढ़ा दिया, CMS जैसे स्कूल में पढ़ा दिया उस समय में, तो ये बहुत बड़ी चीज़। स्थानों को आपने कैसे टैकल किया, कैसे जो है वर्तमान का युवा उनको कैसे टैकल करे? हाँ, उस समय तो मुझे भी प्रॉब्लम हुई। तो हम मतलब जैसे गांव आते थे तो लोग पूछते थे और क्या कर रहे हो, तो फिर बताने में बड़े वो होता था। आप शिक्षक हैं, तो ये सिविल सर्विसेज की ओर जाने का जो है कैसे आपको लगा, कैसे पता चला, ये आपको कैसे पता चला कि मुझे, आपने उसकी भी तैयारी की, तो उधर जाना कैसे हुआ? हाँ, सिविल सर्विसेज की तरफ तो हमें पंतनगर में ही पता लगा। उसके पहले तो हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। वहाँ पे मैगजीन्स वगैरह पढ़ते थे तो उसमें प्रतियोगिता दर्पण और ये सब GS वगैरह पढ़ते थे तो उसमें इंटरव्यू छपते थे। अच्छा, मैं खेतों पे काम करना हुआ आपका कभी? हाथ बटा देते थे, लेकिन ना कि मेरे ऊपर काम निर्भर है ऐसा नहीं कभी ना। जब आपकी जॉब लगी थी शायद 1 या 2 जगह साथ में लगी थी क्या? हाँ, तब हम या तो BTC में, यहाँ से BTC के थ्रू ज्वाइन करते बिलग्राम में, या जो कानपुर से विशेष BTC किया था वो वहाँ ज्वाइन करते। सिविल सर्विसेज के अलावा आपने वनडे एग्जाम दिए हैं कभी? हाँ, बैंक का दिया है 1-2 बार, एग्रीकल्चर ऑफिसर का। कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं, जिंदगी के पन्नों पर लिखी जाती हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की जो खेतों की मिट्टी से उठ करके शिक्षा के आकाश तक पहुँचे, जिनका हर कदम संघर्ष से भरा था, लेकिन मंजिल से उनका कभी भी रिश्ता नहीं टूटा। आज हमारे बीच हैं हमारे प्रिय मामा जी, श्री सत्येंद्र सिंह जी। कैसे मामा? ठीक है। तो आज हम मामा जी से उनके लाइफ के सफ़र के बारे में जानेंगे। वो आज जैसे वर्तमान में शिक्षक है, तो इसके बीच बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उस पर जो हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आज का युवा जो है वो क्या कर सकता है आने वाले अपने जीवन में। तो मामा, आप जो है सबसे पहले बताएं कि आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई? हाँ, मेरी प्रारंभिक पढ़ाई तो गांव से हुई है। गांव में है प्राथमिक विद्यालय पास में ही। अच्छा, तो वहीं से पढ़ा मैं शुरुआत में 1 से 5 तक। फिर 6 ईयर तक मल्लावा में जूनियर हाई स्कूल, उसके बाद लखनऊ चले गए पढ़ने। अच्छा, तो मामा जैसे मुझे पता है कि जो जूनियर स्कूल है वो आपके गांव से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर है, तो वो सफ़र कैसा होता था आने जाने का? हाँ, तब हम लोग छोटे थे, सब लोग आते थे पैदल ही। अच्छा अच्छा। और सब खेलते कूदते चले आते थे हम लोग खेतों से, कभी शॉर्टकट से। अच्छा अच्छा। और कभी शैतानियाँ करते हुए, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब दौड़ते कूदते चले आते थे। कोई बचपन की ऐसी याद जो आज भी याद हो आपको? हाँ, रास्ते में आते जाते तो कभी कभी ऐसी शैतानियाँ होती थी, बस में कंकड़ मार रहे हैं, कभी ट्रेन में मार रहे हैं। अब सोचते कि ये सब ऐसे काम नहीं करने चाहिए थे। अच्छा। उस समय हम लोग सोचते थे। हाँ, लेकिन वो बचपन है तो बचपन की आदतें ही अलग होती हैं। ट्रेन की पटरी पर पत्थर रख दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये सब थोड़ा अब लगता है कि ये सब नहीं करना चाहिए था उस समय, लेकिन तब ये समझ नहीं थी, हम लोग ये सब काम करते थे। अच्छा मामा, उस समय गांव का माहौल कैसा था? किसान के परिवार से आप हैं, तो उसका असर आपकी सोच पर कैसे पड़ा? हाँ, गांव का माहौल तो मतलब सादा सिंपल है, तो वो सोच पे तो असर है। मतलब सभी लोग ज़्यादातर सादा ही जीवन था। अब तो बहुत परिवर्तन हो गया है। पूरा गांव जैसे फैमिली जैसी लगती थी कि पूरा गांव ही अपना परिवार है। और गांव का कोई भी आदमी होता था, किसी के भी बच्चे को डांट देता था, कोई शैतानी कर रहा है कोई भी डांटता। अब ऐसा माहौल नहीं है। तो मामा जैसे आपने बताया कि जो है आपकी पढ़ाई जो 1 से 8 तक थी वो यहीं आपके क्षेत्र में हुई, उसके बाद आपका 9, 10, 11, 12 के बारे में बताएं। जैसे मुझे पता है हाई स्कूल का रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा रहा आपका, और इंटर जो है थोड़ा कमज़ोर रहा, यानी कम उसका रिजल्ट आया, तो ऐसा क्यों हुआ? और आपकी पढ़ाई 9 से 12 तक कहाँ हुई? हाँ, 9, 10 तो मेरा लखनऊ से है, CMS महानगर से। और 12th जो है वो क्रिश्चियन कॉलेज से, क्रिश्चियन इंटर कॉलेज। अच्छा अच्छा। तो 9, 10 में तो मतलब ऐसा था कि बिल्कुल बहुत सख्ती थी स्कूल में, सुबह से शाम तक पढ़ाई। और 10th 12th तो जो था उसमें डिग्री कॉलेज भी था, तो वहाँ सख्ती तो थी नहीं, बिल्कुल आज़ाद माहौल था। और बिल्कुल कोई मतलब हम लोग आज़ाद हो गए एकदम, इतने सख्त स्कूल से पहुँचे तो वहाँ आज़ाद हो गए, तो पढ़ाई एकदम बंद हो गई, कोई कहने वाला था नहीं। इंटर कॉलेज थोड़ा उस समय उम्र का भी प्रभाव होता है 12th में आने पर, तो ये सब माहौल के कारण पढ़ाई वढ़ाई एकदम से बंद हो गई। हाई स्कूल में इतने अच्छे नंबर थे, और 12th में आके वो तो हाई स्कूल की पढ़ाई के कारण की मतलब डिवीज़न फर्स्ट रही एकदम 60%।
तो वहाँ हाई स्कूल में तो ये था 60% पे आप पास माने जाते थे, तो यहाँ पे 60% में फर्स्ट डिवीजन आ गए। तो नंबर कम होने का कारण यही रहा कि मतलब स्कूल में वहाँ पे एकदम इतना मतलब सख्त माहौल नहीं था, तो और उस उम्र में तो अपने आप समझ तो आता नहीं है कि करना क्या है। तो जब आज़ादी मिली तो एकदम आज़ाद हो गए, पढ़ाई लिखाई एकदम बंद। अच्छा अच्छा, तो मैं बता दूं मामा के लगभग 78% लगभग उसमें थे हाई स्कूल में। हाँ, और 78.85 लगभग है मामा। हाँ 78.6 6 लगभग थे। और इतने मेरे मामा के जो है ज़्यादा है नंबर, इतने मेरे लगभग है मतलब। लेकिन इंटर में मामा बता रहे कि थोड़ा खुला माहौल मिल गया तो कम हो गए, लेकिन मामा हमेशा से जो है एकदम बढ़िया स्टूडेंट रहे हैं। मुझे पता है क्योंकि मेरे प्रेरणा स्रोत है, सबके प्रेरणा स्रोत है मामा। तो मामा जैसे 9 से 12 तक आपकी पढ़ाई हो गई, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन कहाँ हुआ? हाँ, ग्रेजुएशन तो फिर मेरा जीबी पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, तब उत्तर प्रदेश में ही था वो। अच्छा। यूपी में। और 2001 में तब नैनीताल डिस्ट्रिक्ट था, और 2001 में फिर उधम सिंह नगर बन गया डिस्ट्रिक्ट, और वो उत्तराखंड भी बन गया, अलग हो गया। तो मेरा बीएससी और एमएससी वहीं से है। तो मामा वहाँ का जो माहौल था और ये गांव का माहौल था, उसमें क्या डिफरेंस था? एक तो एटमॉस्फेयर वाला पहले बता दें। हाँ, हमें तो लगता है कि हॉस्टल में तो रहना ही चाहिए सबको ज़िंदगी में एक बार, क्योंकि वहाँ रह के आप एकदम आत्मनिर्भर हो जाते हैं कि जो भी है करना अपने आप ही करना है, हर एक काम आपको खुद करना है। और आपके दोस्त रहेंगे साथ में, सहयोग करेंगे, लेकिन काम आपको सब करना आ जाएगा, रहना आ जाएगा, आपको बातचीत करनी आ जाएगी, कैसे कहाँ किससे बोलना है, कैसे रहना है, क्या पढ़ना है, क्या आपको लाइफ में क्या करना है, खुद ही सोचना है। तो और फिर वहाँ पर गए थे तो वहाँ पे मतलब एकदम डिग्री कॉलेज का माहौल था, मीडियम इंग्लिश था, और एकदम मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो माहौल एकदम बदला हुआ लगा, एकदम लगा कि अरे बहुत अच्छी जगह है। तो वहाँ पे पढ़ने के बाद में मैं बीएससी एमएससी वहीं किया, और मेरी मतलब काफ़ी मतलब दिमाग विस्तृत हो जाता है वहाँ पे जाने पे, काफ़ी सोच बदल जाती है। जब आप सब स्टूडेंट साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, सब यंग होते हैं, तो सब सोचते हैं, विचारते हैं। एक उम्र का भी फ़र्क है, उस समय में सब यंग होते हैं, तो कुछ मतलब पॉजिटिव चीज़ ही सोचते हैं। तो काफ़ी लोग काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पहुँच जाते हैं पढ़ लिख कर। तो ये सब फ़र्क पड़ता है अच्छी यूनिवर्सिटी में रहने का, अपन और हॉस्टल का भी फ़र्क पड़ता है। हॉस्टल में भी मतलब टाइम से खाना खाओ पियो रहो सही से, सब कुछ माहौल अच्छा था, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। सब लोग अच्छी अच्छी जगह पे हैं। तो जैसे मामा एक चीज़ होती है, बचपन में हम लोग सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, राजनेता बनूंगा, शिक्षक बनूंगा। तो आप क्या सपना सोचते थे बनने का? हाँ, जब हम यहाँ गांव में पढ़े, जब तक पढ़ते रहे तब तक तो कभी कुछ मतलब ऐसा विचार ही नहीं आया। मतलब हम लोग बस पढ़ते थे, लग रहा बस पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्त हैं। जब गए वहाँ बाहर पढ़ने, नगर गए पढ़ने, तो हम सोचने विचारने लगे। अच्छा। तो हमको पढ़ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। अच्छा अच्छा। तो हम बचपन से ही मतलब जब घर में होते थे तब भी पढ़ते रहते थे, आसपास के बच्चों को पढ़ाते भी रहते थे ऐसे ही, कि कुछ कोई पढ़ रहा है तो पूछते थे क्या पढ़ रहे हो, तो उसको पढ़ा देते थे। तो मुझे मतलब ये लगता था कि हम शिक्षा क्षेत्र में कुछ करें, पढ़ें। तो अभी भी पढ़ते हैं और टीचर हैं भी खैर। तो हमने मतलब टीचिंग लाइन के लिए जो भी हो सकता है, नेट स्लेट टेट जो भी हो सकता है सब कुछ कर लिया। तो आखिरकार टीचर बन ही गए और हैं टीचर। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं बन पाए तो टीचर बन गए, तो हमें बहुत बुरा लगता है कि हम तो यही बनना चाह रहे थे, ये लोग कह रहे हैं हम कुछ बन ना पाए तो टीचर बन गए। अच्छा मामा, जैसे मुझे पता है कि मामा जब बीएड का एंट्रेंस दिए थे तो आपकी रैंक शायद यूनिवर्सिटी के हिसाब से कौन सी थी? यूनिवर्सिटी के हिसाब 69 रैंक थी। अच्छा अच्छा। साइंस में। अच्छा। तब यूनिवर्सिटी वाइज होती थी। अच्छा, कानपुर यूनिवर्सिटी में। हाँ। तो बीएड का एग्जाम दिया तो 69th रैंक। तो आपको कॉलेज कौन सा मिला था? कॉलेज तो हमें सब मिल रहे थे, हमने ऑप्ट किया था उन्नाव। अच्छा, उन्नाव डीएसएन उन्नाव ऑप्ट किया था कि वहाँ पे मतलब आने जाने में सुविधा रहेगी। आपने ये बालामो पैसेंजर से गांव भी आ जाएंगे आराम से, और वहाँ पे चाचा भी रहते थे उन्नाव में, तो कि रहना होगा तो वहाँ रह भी लेंगे आराम से। तो डीएसएन इसलिए लिया था। अच्छा अच्छा। जैसे आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो कभी ऐसा रहा, आपको ऐसा लगा कि आर्थिक कमजोरी रही हो, या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि ऐसा होता कि अगर मैं मजबूत होता आर्थिक तरीके से तो मैं कहीं और होता, कहीं और पोस्ट पे होता, ऐसा कभी लगा आपको? हाँ, ये तो खैर पूरे टाइम लगा, तब ऐसा लगा
कि मतलब आर्थिक कमजोरी के कारण हम कोचिंग नहीं कर पाए, या कोई बुक्स वगैरह कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो नहीं कर पाए। पर नगर वगैरह में तो स्कॉलरशिप भी मिल जाती तो उससे भी फीस वगैरह भर जाती थी थोड़ा। तो ये तो प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब सोचते हैं कि अगर वो कमजोरी थी तो हम अपनी तरफ से कुछ एफर्ट करके उसको पूरा कर सकते थे, लेकिन तब ये सोच नहीं थी। तब ये लग रहा था कि पैसे की कमी के कारण ये नहीं कर पाए। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हमसे भी लोग वैसे थे जो खुद एफर्ट करके अच्छा काम कर गए और अच्छी जगह निकल गए। अच्छा। लेकिन वही था कि हम उसको एक वीकनेस मान के, उस मतलब वो मेरी एक तरीके से वीकनेस ही समझो, कि मैंने समझा कि वो पैसे की कमी थी तो वो हम अपनी तरफ से दूर कर सकते थे। इतने मैच्योर हो चुके थे कि कहीं टीचिंग कर लेते, कोचिंग पढ़ा देते तो उससे उतना भरपाई कर सकते थे। जैसे मामा ने बताया कि कभी जो है वो कोचिंग नहीं करे, तो मामा जैसे ग्रेजुएशन हो गया, एमएससी हो गया, उसके बाद बीएड बीटीसी आपका हो गया, तो उसके बाद तो फिर बेरोजगारी रही होगी। कितने समय तक आप बेरोजगार रहे लगभग? हाँ, बेरोजगारी क्या रही, वही बीएड बीटीसी हो गया था। बीटीसी का रिजल्ट 1-2 साल बाद आया, उस बीच हमने बीएड कर लिया। जब रिजल्ट आ गया तब ये हुआ कि अब तो ट्रेनिंग करके जॉब मिल ही जाएगी, तो ट्रेनिंग कर ली। उसी बीच में शादी भी हो गई। फिर उसके बाद में उसका रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया, कुछ घपला हुआ। तो उसके बाद फिर मेन तो अब बेरोजगारी हुई शादी के बाद। जब वो जॉब मतलब बीटीसी करने के बाद तुरंत मिल जाती थी पहले, तो बीटीसी होने के बावजूद वो कैंसिल हो गई, फिर मिली नहीं। तो उस बीच में शादी हो गई, तब लगा कि अब तो बेरोजगार हैं बिल्कुल। लेकिन वाइफ चलो जॉब में थी तो हम कानपुर में रहे। तब तक विशेष बीटीसी वहाँ आ गया, तो विशेष बीटीसी हमने कानपुर से भरा, तो उसी के थ्रू वहाँ जॉब ली है। और बीटीसी करने के बाद में यहाँ बिलग्राम में पोस्टिंग मिल रही थी तो हमने नहीं लिया कि शहर में रहना है। अच्छा मामा, जैसे जब आपकी जॉब लगी थी तो शायद 1 या 2 जगह साथ में लगी थी क्या? हाँ, तब हम या तो बीटीसी में, यहाँ से बीटीसी के थ्रू ज्वाइन करते बिलग्राम में, या जो कानपुर से विशेष बीटीसी किया था वो वहाँ ज्वाइन करते। तो उस समय बेस्ट ऑप्शन ये लगा कि शहर में मिल रहा है तो शहर में ले लो। तो पहले मतलब जो है आप प्राइमरी में ज्वाइन किए हैं? पहले प्राइमरी में ही ज्वाइन किया, और उसके बाद में जब ये ऑर्डिनेंस में हो गया है, एंट्रेंस दे दिया था, तो वहाँ भी प्राइमरी में ही ज्वाइन किया था। लेकिन वहाँ ये था कि वो ऑर्डिनेंस की सेंट्रल गवर्नमेंट की थी जॉब। उसमें यह है कि आप प्राइमरी में भर्ती होइए और 12 साल बाद आप टीजीटी हो जाएंगे, फिर एक टाइम पीरियड बाद आप पीजीटी भी हो जाएंगे अगर आप पीजी किए हुए हैं किसी सब्जेक्ट से। तो वहाँ पे ये सब सुविधा है और ऑर्डिनेंस की सारी फैसिलिटी है ना, मेडिकल की है, कैंटीन की है, तो वो बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अब तो वहाँ भी जो है प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, स्कूल एक तरह से बंद होने जा रहा है, अभी चल रहा है। अच्छा, वो जैसे वर्तमान में आप शिक्षक हैं, तो ये सिविल सर्विसेज की ओर जाने का जो है कैसे आपको लगा, कैसे पता चला, ये आपको कैसे पता चला कि मुझे, आपने उसकी भी तैयारी की, तो उधर जाना कैसे हुआ? हाँ, सिविल सर्विसेज की तरफ तो हमें पन्नगर में ही पता लगा। अच्छा। उसके पहले तो हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। वहाँ पे मैगजीन्स वगैरह पढ़ते थे, तो उसमें प्रतियोगिता दर्पण और ये सब जीएस वगैरह पढ़ते थे, तो उसमें इंटरव्यू छपते थे, है ना, जो एस्पिरेंट्स होते थे, जो टॉप करते थे। तो हमें लगा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, इसमें जाके आप अपना मन चाहे तरीके से कुछ भी काम कर सकते हैं। तो हमें लगा कि ये अच्छी सही जगह है, तो इसकी तैयारी की जाए। तो उसके लिए हमने किया, तैयारी की, और मेंस भी दिया, प्री दिया, मेंस भी दिया, इंटरव्यू तक नहीं पहुँचे कभी। हाँ, लेकिन यह है कि उसकी तैयारी करके लगता है कि हाँ, तो आप पूरा दुनिया के बारे में जान सकते हैं, आपके विचार विस्तृत होंगे, मतलब बिल्कुल विचार बदल ही जाएंगे। जो चीज़ें आपके पहले से धारणाएं होती हैं तो आप पूरा अच्छे से नहीं समझते हैं कि ये इंटरनेशनल रिलेशन क्या है ना। लोग सोचते हैं कि इंडिया अरे ऐसा कर दे वैसा कर दे, तो जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब लगता है कि इंडिया ने अपना किसी के साथ किस तरीके से व्यवहार कर रही है, क्यों अपने पड़ोसी हैं छोटे छोटे, उन पर अटैक क्यों नहीं कर दे रहा है। पहले ये सोचते थे इतना छोटा है, काय अटैक कर दो उस पर, कब्जा कर लो। फिर पता लगा नहीं, ये तो इंटरनेशनल रिलेशन ऐसे बना के रखने होते हैं, तो इस तरीके से अपने को यूएनओ में पेश करना होता है, तो कैसे रहना है, ये सब उसी समय से दिमाग में आया। तब मैंने जाना कि हाँ, पॉलिटिक्स और राजनीति, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब पहले कुछ नहीं जानते थे, उसी दौरान सब जाना क्या होता है कैसे। सिविल सर्विसेज के अलावा आपने वनडे एग्जाम दिए हैं कभी? हाँ, बैंक का दिया है 1-2 बार, एग्रीकल्चर ऑफिसर का। एसएससी का तो ये टीचर की जॉब में आने के बाद एक बार दिया था, ग्रेजुएट लेवल का, तो हो गया था प्री में। फिर मेंस दिया था, फिर मतलब हो नहीं पाया, क्योंकि उसके लिए स्पीड चाहिए। आपको नॉलेज तो है लेकिन आपके पास स्किल नहीं है स्पीड की, तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो फिर और बैंक का नहीं दिया कभी, बस टीचिंग के ही दिए हैं। डिग्री कॉलेज का दिया है, उसका इंटरव्यू दिया है,
उसके अलावा PCS IAS यही दिया एग्ज़ाम, और कोई एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि जॉब लग चुकी थी तो और किसी तरफ इंटरेस्ट भी नहीं था। तो बस PCS का देते रहे, कई बार मेंस दिया है, फाइनली सेलेक्ट नहीं हुए लेकिन कई बार मेंस दिया, कई सब्जेक्ट से दिया है। सिविल सर्विसेज की पढ़ाई होती है, लोग सोचते हैं वो जो है काफ़ी ब्रॉड है, ब्रॉड तो है ही वो, मुझे पता है, आपको भी पता है। अगर उसकी तैयारी कोई नया लड़का या नया अभ्यर्थी कर रहा है तो उसको सबसे पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो कैसे तैयारी करनी चाहिए वो आप बताइएगा। देखिए, तब से पैटर्न तो बदल गया है सब। तब का पैटर्न अलग था, अब तो जनरल पैटर्न हो गया है। मेन है कि उसमें बेस आपका पहले मजबूत करो, बस आपका बेस मजबूत है तो एग्ज़ाम कोई भी कठिन नहीं है। हमने कभी प्रॉपर प्रिपरेशन करके तो कोई नहीं दिया, लेकिन आपका बेस मजबूत है तो मेरा PCS का कई बार प्री हो जाता था। अब मेंस की अच्छे से तैयारी नहीं करोगे तो कैसे होगा, लेकिन प्री वगैरह निकालना आसान है। कई बच्चे ऐसे जो कई सालों से कोचिंग कर रहे हैं लेकिन कभी प्री तक नहीं निकला, क्योंकि आप ये देख ही नहीं रहे कि क्या तैयार करना है। आपका बेस अच्छा है और एक चीज़ अच्छी है और दूसरी बिल्कुल बेकार है, तब नहीं होगा ना। सब पूरा बेस अच्छे से तैयार कर लो तब प्री में होगा। और मेंस में सिलेक्टेड स्टडी करनी है ना, तो उसमें तो पूरा आपको देखते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू, तो हर एक चीज़ आपकी जहाँ कमज़ोर पड़ेगी वहीं कम प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ओवरऑल तैयारी करनी है, पहले आप अपना बेस मजबूत करो। हाई स्कूल तक के सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे होने चाहिए, तो बेस मजबूत होगा तो आसानी होगी। तो मेरा ये पूछना आपसे है कि पढ़े कैसे, मतलब ऐसे कोई बुक दे दी जाए हमें तो कह दिया जाए पढ़ो, तो पढ़ते तो है लेकिन थोड़ी देर के बाद बोर हो जाते हैं, किताब छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं। तो मतलब सिलेबस कैसे कवर करें, कोई आसान सा तरीका, आसान तो नहीं है लेकिन इस तरीके से कठिन पढ़ें, सरल कब पढ़ें, इस तरीके से कुछ बताएं। पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे रटने की कोशिश करेंगे तो इंटरेस्ट नहीं पहले भी जनरेट होगा, इंटरेस्ट नहीं जनरेट होगा तो आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ नहीं पाएंगे, बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। तो आपको पहले उस सब्जेक्ट में जब तक बेस आप उसका क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका इंटरेस्ट नहीं जनरेट होगा। पहले बेस क्लियर करिए, इंटरेस्ट तभी जनरेट होगा। मान लिया आपको मैथ अच्छी लगती है तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो मैथ के न्यूमेरिकल करो, जो पोर्शन आ रहा है वो पहले करो तो इंटरेस्ट जनरेट होगा, तब दूसरी चीज़ पढ़ लो फिर थोड़ी देर। और हर एक चीज़ में पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। कोई मतलब छोटा मोटा एग्जाम है ना, तो उसमें तो आप वो रट के निकाल लेंगे काम। यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज है तो उसमें आपके बेस क्लियर होना ही चाहिए, तभी होगा। कभी कभी प्री हो सकता है रट के हो जाए, तो इसीलिए उसके 3 स्टेप बनाए गए हैं, तो मेंस फिर नहीं होगा। तो प्री वगैरह आसानी से तभी होगा जब आपके बेस क्लियर होंगे, और जब बेस क्लियर होंगे तभी आगे चीज़ें याद होती जाएंगी, वो आपस में जुड़ती जाएंगी। अगर आप बीच से ही याद करने लगे कोई चीज़ तो वो जुड़ेगा नहीं, 2-4 दिन में भूल जाओगे आप। तो जब बेस पहले मजबूत होगा तो उसमें चीज़ें जुड़ती जाएंगी और आपका जो है नॉलेज समृद्ध होता जाएगा। PYQs प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स वो कितना महत्व रखते हैं एग्जाम में? हाँ, प्रीवियस ईयर तो बहुत ज़रूरी है, उससे आपको पता लगता है पैटर्न क्या है, पढ़ना क्या है, कौन चीज़ें एग्जाम में आती हैं, कैसा पूछा जाता है। मतलब आप वो वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं जो नहीं पूछी जाती हैं, कि कितना डीप पूछा जा रहा है, किस तरीके की चीज़ें पूछी जा रही। तो टाइम के साथ हमेशा बदलता जा रहा है पैटर्न। आप देखो जैसे पहले था कि कौन ये विंबलडन ओपन कौन जीता, है ना। अब बाद में ये हुआ कि सेकंड रनर अप कौन रहा, या मिस वर्ल्ड कौन थी। अब वहाँ पूछ रहे हैं कि वो तो अब पूछते ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन अब पूछेंगे नहीं। नोबेल में पहले पूछते थे कि कौन जीता, अब ये पूछेंगे वो इस सब्जेक्ट में जीता तो उसने नोबेल प्राइज जीता तो उसने काम क्या किया था। अब ये ऐसे बदलता रहता, तो आप जब क्वेश्चन का नेचर नहीं जानेंगे तो पढ़ेंगे नहीं। तो उस समय के क्वेश्चन अब नेचर क्या है वो प्रीवियस ईयर के पेपर ही पढ़ के, पहले तो उसको पढ़ना ही जरूरी है। तैयारी करने से पहले जिस सब्जेक्ट की करो उसके प्रीवियस ईयर के पहले पेपर पढ़ो, 3-4 साल के अच्छे से स्टडी करो, देखो, दिमाग में बैठाओ कि पूछा क्या जाता है। तब जब आप पढ़ोगे तो आपको दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी, तो उन चीज़ पे आप फोकस करते चलेंगे। ये चीज़ ज़्यादा ध्यान रखनी है, इसका नोट्स बना के रखना है, ये पढ़ना है। तो जैसे बीच में बात हो रही है कि मामा बता रहे हैं कि बिना कोचिंग के यह तैयारी की है, तो मामा बिना कोचिंग के तैयारी करना कितना मुश्किल था, और जब बार बार आप एग्ज़ाम दे रहे थे, सफल नहीं हो पा रहे थे, तो कैसे खुद को संभालते थे? हाँ, बिना कोचिंग के तैयारी करना थोड़ा कठिन तो है, क्योंकि कोचिंग से आपको एक गाइडेंस मिल जाता है। और जैसे अब आप अकेले सब कुछ तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई एक सब्जेक्ट आप तैयार कर लीजिए, कोचिंग से पहला GS पूरा मिल रहा है
तो उन पे निर्भर रहिए, जो वो बता रहे हैं उसके उस गाइडलाइंस के हिसाब से आप करते रहिए। जब आप अपने आप करते हैं तो सब कुछ आप ही तैयार करना है, प्लस जीएस भी तैयार करना है। तो कहीं कोर्स पिछड़ रहा है या फिर आपको गाइडेंस सही नहीं मिल रहा है, आप अपने जैसा सोच रहे हैं, आपकी जैसी थिंकिंग प्रोसेस है तो आप वैसे ही काम कर रहे हैं, तो सफलता मिलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। कोचिंग में उनको पैटर्न भी पता रहता है और वो थोड़ा एक्सपर्ट भी है इस फील्ड में, तो वो आपको तैयार किया हुआ मटेरियल दिए रहते हैं। तो कुछ अपने एफर्ट भी करने हैं, कुछ वो जो दे रहे हैं उसको सब कंबाइन करके आप अच्छे से पढ़िए, तब कोचिंग से सफलता आसान हो जाती है। अच्छा मामा, जैसे बेरोजगारी का जो दौर था वो कैसा था आपके लिए, उसमें आप क्या सोचते थे? हाँ, बेरोजगारी के दौर में तो विचार तो बहुत आते हैं मन में, मतलब अच्छे नहीं आते हैं कि अरे लगता है कि क्या करें, कहाँ से मतलब कुछ ऐसा हो। उस समय तो यही लगता है कि आपको कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, कुछ भी काम करने का आदमी तैयार हो जाता है, कहीं भी जाने को तैयार है, मतलब घर से दूर कहीं भी जॉब मिल जाए वहाँ जाने को तैयार है। और जब मिल जाता है तब सोचता है कि नहीं, जितना आराम मिले, तब उस समय तो कहीं भी जाने को तैयार है, कोई प्राइवेट जॉब कुछ भी करने को तैयार है, हो जाता है। और थोड़ा अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं तो डिप्रेशन भी कभी कभी आता है। कोई ऐसा दिन हो बेरोजगारी का जो आपको आज भी याद हो? हाँ, कभी कभी ऐसे दिन आए जब लगा कि कुछ लेना है लेकिन पैसे नहीं होते थे, और घर से तो इतने समर्थ थे नहीं कि मांग लें, तभी लगता था कि होना चाहिए, और तो नहीं मांग पाए, तब लगता था कि ये तो बहुत बुरा दिन है, बहुत दौर है। कभी कोई किताबें ज़रूरत हुई मुझे तो नहीं मिली, तो पैसे की कमी के कारण ऐसा हुआ। तब लगता था कि अरे मतलब अगर होते तो सही था। लेकिन घर वाले भी कभी मतलब अंदर से ये था कि कोई चीज़ हम सफल नहीं हुए तो हम घर में किसी को पता ही नहीं कि हम तैयारी काहे कर रहे हैं, तो मतलब नहीं सफल हुए तो किसी को पता ही नहीं है किस एग्ज़ाम में सफल नहीं हुए या किस में फेल हुए, किस में पास हुए। तो घर से कोई प्रेशर नहीं था इस तरीके का, हाँ, कि आपको IAS ही बनना है। वो तो हमें पता था, तो हम अपना इनडायरेक्टली तैयारी कर रहे थे, एग्ज़ाम देते थे, अगर प्री क्लियर हो गया तो मेंस दिया। बस ये था कि घर से पैसे कहाँ से मांग लेते, घर में भी इतने वो नहीं था। तो कभी कभी लगता था कि हाँ, बेरोज़गारी बहुत बुरी चीज़ है। मतलब बेरोजगारी के दौर में माता पिता और भाई बहन का सपोर्ट कैसा रहा? बेरोज़गारी के दौर में हम ही बड़े थे, तो माता पिता जितना कर सकते थे उन्होंने किया, उन्होंने कभी मना नहीं किया। और लेकिन हम भी अपनी जानते थे कि हम कहाँ किस लिमिट तक उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो उन्होंने हमको पंतनगर जैसी जगह उस समय पढ़ा दिया, CMS जैसे स्कूल में पढ़ा दिया उस समय में, तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। तो इतना ही बहुत था, और उनसे हेल्प की उम्मीद क्या करते, है ना। वो तो ये जानते भी नहीं थे, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा तो वो कर ही चुके थे, कर ही रहे थे, तो उससे ज़्यादा उनसे तो हेल्प नहीं कर सकते थे, ना मांग सकते थे। अच्छा, मैं खेतों पे काम करना हुआ आपका कभी, या कम ही रहा खेतों पे जाना? खेत पे गए, काम भी किया, लेकिन उतना नहीं किया, रेगुलर की तरीके से नहीं किया। जब आए तो काम जरूर किया, अभी आते हैं तो थोड़ा बहुत काम करते ही करते हैं। तो खेत पे काम करना पिताजी के साथ जाते थे, करते थे, भाई के साथ भी करते थे, लेकिन लगातार लग के नहीं कर पाए कभी। अच्छा। करा नहीं, लेकिन काम किया हमेशा। काम करना सब आया, करते रहे सब, हाथ बटा देते थे, लेकिन कि मेरे ऊपर काम निर्भर है ऐसा नहीं कभी रहा। हम बस हाँ जा गए साथ में तो काम करवा देते थे। अच्छा, ऐसा है, अभी भी करवा देते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा मामा, जैसे आपने बताया, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि आप वर्तमान में शिक्षक हैं, PCS की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से की, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया क्योंकि आप जॉब में थे, टाइम भी नहीं इतना मिल पाता था। और मामा जो है हमारे काफ़ी दिनों तक इस पर काम कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं इन एग्ज़ामों की। लेकिन आपका TGT में हुआ है, आपका, और शायद PGT में भी हुआ है, और नेट भी क्वालिफाई किए हैं। तो फिर ये जैसे एग्ज़ाम में होता था तो आपको कैसा लगता है? नेट क्वालिफाई हुआ, कैसा लगा? TGT में हुआ, PGT में हुआ, एट लास्ट नहीं हो पाया, वो तो बात की बात है। तो मतलब जब एग्ज़ाम क्रैक करते थे तो कैसा लगता था आपको? हाँ, एग्ज़ाम के लिए हमने सब एग्ज़ाम्स के, ये टीचिंग लाइन के एग्ज़ाम्स के, जैसे डिग्री कॉलेज में हुआ या TGT PGT, सब में भरते थे, और कोई स्पेशल तरीके से तैयारी नहीं करी है। लेकिन जब एग्ज़ाम दे के आ जाते थे तो जब हो जाता था तो लगता था यार तो बहुत आसान था, नेट इतनी आसानी से हो गया। तो एक नेट क्वालिफाई है या दो है? हाँ, दो विषय से है नेट। एक सोशियोलॉजी से है, एक सोशियो से है, एक हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर से है। अच्छा।
वो तो एमएससी के साथ ही हो गया था 2001 में ही। अच्छा अच्छा। और सोशियोलॉजी का तो ये 2012 का है। तो ये तो मैंने बहन के साथ में, उसका था सोशियो का, तो वो देने जाती थी, तो फिर हमने भी एमए कर लिया और फिर हमने भी दे दिया। और तो मेरा हो गया, तो मुझे अचंभा हो रहा था कि हो कैसे गया। और सिविल का जो प्री हुआ वो भी ऐसे ही हुआ। अच्छा अच्छा। कि बस चलो दे आते हैं, कि एज भी निकल रही है और अटेम्प्ट भी निकल रहा है, और वो कोई अलग से तैयारी कर नहीं रहे थे। बस जूलॉजी सब्जेक्ट अच्छा लगता था, जूलॉजी से दे दिया, तो ऐसे ही देखा प्री में हो गया। जब हो जाता तो लगता था कि लोग कितने सालों से लगे, इनका हो क्यों नहीं रहा। हम फाइनली सेलेक्ट तो नहीं हुए, लेकिन ये प्री वगैरह तो मतलब ऐसे ही पढ़ते रहते थे और दे आते थे, तो सेलेक्ट हो जाते थे। अच्छा माँ, जैसे जब हम छोटे थे तो हमारी दादी घर पे थी, अब तो नहीं है मेरी दादी। तो जब मैं जाता था वहाँ पे, मतलब मामा के घर, तो जैसे मामा के साथ चले जाते थे, तो मामा जब आते थे गर्मियों में साइकिल लेके आते थे, तो मैं मामा के साथ चला जाता था। अपनी सारी किताबें ले जाता था। दादी कहती थी कि गणित भी पढ़ लेना और अंग्रेजी भी पढ़ लेना। और मामा जो है अंग्रेजी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाते थे हमें। तो आज भी वो दिन याद है, जब भी कोई होता था इंग्लिश का चैप्टर, मैं गर्मियों की छुट्टी में पूरी अंग्रेजी की किताब मामा से ही पढ़ लेता था। वो दौर कैसा था मामा, हम लोगों के साथ जुड़ाव जब मैं जाता था, जब मैं आपसे बार बार पूछता था तो आपको कैसा लगता था ये बताएं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते होंगे, तो वो कैसा लगता था आप? नहीं, हमने बताया कि हमको पढ़ना तो अच्छा ही लगता था। तो हम तो आप खुद ही कहते थे कि क्या पढ़ रहे हो। हम तो हर एक बच्चे से गांव में भी पूछते क्या पढ़ रहे हो, अभी भी मेरी आदत है। हम अभी भी स्कूल के बाद में बच्चों से कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी पूछना है स्कूल के बाद घर में, तो हम अभी भी पढ़ाते रहते हैं बच्चों को। अभी बच्चे आते हैं 9th के 10th के बच्चे हैं, आते हैं तो मैं उनको पढ़ाता रहता हूँ, क्योंकि मुझे इसके अलावा कोई और काम अच्छा ही नहीं लगता है। तो छोटे पर जब हम गांव में पढ़ते ही रहते थे, तभी आपसे भी कहते थे आप पूछो, तो ये दिन भर इंग्लिश पूरा पता लगा, एक ही दिन में पूरी इंग्लिश खत्म। ये तो चलता रहता, दिन भर वर्ड मीनिंग, दिन भर ये मामा बताओ वो बताओ। तो मुझे अच्छा लगता था, अंदर से अच्छा लगता था कि मतलब कोई बच्चा इतना मतलब बिना कहे इतना पढ़ रहा है। तो ये तो अच्छा लगता था कि हम तो कह रहे कि थोड़ा पढ़ लो, तो मतलब पूरे दिन एक ही दिन में पूरी किताब पढ़ लिए। तो अंदर से बहुत अच्छा लगता था। वो कोई बच्चे, और हमको ऐसे बच्चे बहुत पसंद है। अभी भी एक बच्चा है जो पढ़ता है, वो 4 घंटे उसको कहो तो 4 घंटे पढ़ता रहेगा। अच्छा अच्छा। वो पढ़ता ही रहता है, उससे कहना पड़ता है बस बंद करो जाओ। अच्छा मामा, जैसे मैंने इंग्लिश की बात की, तो सबसे पहले आपने इंग्लिश जो है किस क्लास में पढ़ी? हमने इंग्लिश यहाँ जूनियर हाई स्कूल 6 से ABCD सीखी। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन वो मेरी वीक थी। तो मुझे ये लगता है पढ़ने लिखने में कोई चीज़ कमज़ोर है तो वो क्यों कमज़ोर है भाई, मुझे क्यों नहीं आ रही। तो मैं उस चीज़ पे बहुत मतलब फोकस किया, बहुत कोशिश किया। अभी भी मैं लगा रहता हूँ, कोई नया वर्ड मिले इंग्लिश का तो मैं उसको नोट कर लेता हूँ। अब उतना प्रॉपर नहीं हो पाता, लेकिन अभी भी यही कोशिश रहती है। तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं आता इंग्लिश आनी चाहिए। तो इसलिए मैं 6 से सीखा, लेकिन बाद में वहाँ गया पन्नगर, तो वहाँ पता लगा इंग्लिश मीडियम है। तो वहाँ से मतलब हम लोगों को थोड़ा लिखने पढ़ने की आदत पड़ गई इंग्लिश में। अच्छा अच्छा। और मैंने सिविल भी इंग्लिश में ही दिया था। अच्छा। इंग्लिश मीडियम से ही दिया था, पढ़ा हिंदी से। जब आप मेहनत करेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा, इसीलिए आपको कभी भी जिंदगी में रुकना नहीं चाहिए। बहुत सारी असफलताएं मामा के जीवन में रही, आर्थिक कमी रही, बेरोजगारी भी रही, लेकिन अंत में शिक्षक बनते हैं। तो जिस दिन आप शिक्षक बनते हैं तो उस दिन कैसा था, उस दिन आपको कैसा लगा, क्योंकि काफ़ी समय के बाद जो आपको जॉब मिलती है? तो जो पहले दिन था तो हम ज्वाइन करने गए थे, तो शायद पहले यहीं घर में फ़ोन किया था जीजा जी को कि हम जा रहे हैं ज्वाइन करने। तो अंदर से खुशी तो थी, क्योंकि काफ़ी इंतज़ार के बाद जॉब मिली थी। 2004-05 में मैंने ट्रेनिंग कर ली थी BTC, फिर वो कैंसिल हो गई। फिर उसके बाद मैंने विशेष BTC किया, तो विशेष BTC और जो कैंसिल हो गई थी BTC, उन दोनों की पोस्टिंग 2009 में जाके मिली। अच्छा अच्छा। तो काफ़ी मतलब टाइम ऐसा रहा कि हम लोग पसो पेश में रहे, पड़े रहे कि रोजगार हैं कि बेरोजगार हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि नौकरी मिलने वाली है नहीं मिलने वाली है। तो इस तरीके से जब लेकिन अल्टीमेटली जब ज्वाइनिंग मिली तो बहुत खुशी थी। और मैं करीब 20 किलोमीटर साइकिल चला के गया बिल्हौर से, और कन्नौज पिहानी मजबूर नगर करके जहाँ पहली पोस्टिंग थी। अच्छा। तो मैं वहाँ से साइकिल ही चला के गया। एक लोग थे जानने वाले टीचर वहीं पे, उनसे साइकिल ली, वहाँ तक ज्वाइन करने साइकिल से ही गया। अच्छा। साइकिल से ही लौट के आया, फिर वापस कानपुर गया। अच्छा, आपको पहली सैलरी मिली तो आपने उसका यूज कैसे किया? पहली सैलरी तो हमें याद है जब मिली तो हमने घर वालों के लिए जिसको जो दे सकते थे ला के दिया, है ना। जिसको
जैसे बहन के लिए मोबाइल दिया छोटी को, और अम्मा और सबके लिए, चाची है मेरी और भाई भाई सबके लिए कपड़े वपड़े जो ला सकते थे, जो हमें लगा कि ये चीज मेरे जीवन में कम थी, तो हमने उनको ला के दिया अपनी तरफ से। अपने लिए आपने क्या लिया? हमने अपने लिए क्या, हम कपड़े लिए, यही सब कमी थी। ठीक है, कपड़े नए ले लो सबके लिए, अपने लिए भी ले लो, यही काम किया। परिवार में आपके 4 लोग हैं, मेरी मम्मी सबसे बड़ी हैं, उसके बाद मामा आते हैं। तो परिवार की जिम्मेदारियों को आपने कैसे निभाया या निभा रहे हैं? हाँ, परिवार की जिम्मेदारियां तो सब लोग मिलके खैर निभा रहे हैं। जैसे छोटा भाई है तो गांव में है, तो वो तो यहाँ का सब देखता ही है, और जो हमसे हो सकता है वो हम भी देख लेते हैं। दोनों लोग एक अपना आपस में मिलजुल कर देख रहे हैं। अब माँ बाप हैं यहीं रह रहे हैं, तो छोटा भाई देख रहा है, हम भी अपना त्योहार में आ जा रहे हैं तो देख रहे हैं, तो मिलजुल के सब लोग निभा रहे हैं। अच्छा मामा, जब स्कूल पहली बार पढ़ाने गए थे और तो आपको कैसा लगा? मतलब आप बता ही रहे हैं कि मुझे बच्चों को पढ़ाना शुरू से ही अच्छा लग रहा है, तो आप वर्तमान में पढ़ा रहे हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में, तो बच्चों से जुड़ाव आपका कैसा है? बच्चों से जुड़ाव तो मेरा खैर हमेशा से अच्छा रहा, क्योंकि जब बीएड कर रहे थे तभी ट्रेनिंग के टाइम था, तो वहाँ मैंने पढ़ाया। जहाँ जहाँ पढ़ाया वहाँ बच्चे बहुत ही अच्छे से, पहले शुरुआत में तो 8-10 दिन वो लोग थोड़ा शैतानी करते हैं, फिर जान जाते हैं नेचर आपका कि आप कैसे हैं, तो बच्चे जैसा आप रिस्पांस दोगे तो बच्चे उस हिसाब से रिस्पांस देते हैं। हाँ, मैं स्कूल में जाता था पढ़ाने, बच्चे तो पहली बात तो बच्चों से इस तरीके से पेश आते हैं कि बच्चे हमसे डरते ही नहीं है। तो पहली बात तो ऐसे ही बच्चे से पेश आओ कि वो आपसे डरे ना, जो उनकी मन की बात है आप कह सकें। तो मुझसे बच्चे डरते नहीं, अपने हर एक मन की बात, कोई दूसरे टीचर से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, घर की प्रॉब्लम वो हमसे खुल के बताते हैं। तो हमसे जहाँ तक हो सकता है हम उनको बताते हैं, तो बिल्कुल फैमिली जैसा माहौल होता है। बच्चे हमसे खुल के पूछते हैं और हम भी उनको आराम से हर एक समस्या जो हो सकती है सॉल्व करते हैं। छोटे बच्चे, हमने छोटे बच्चों को भी पढ़ाया पहले, अब तो मान लो 9-10 को पढ़ा रहे हैं, तो छोटे बच्चे तो इतने मतलब हिलमिल जाते हैं, वो भूल ही जाते कि सर हैं। तो खेलते खेलते आएंगे, अरे अंकल, कहीं पापा, ऐसे करके बोलने लगते हैं, साथ ही बैठ के झूलते हैं, तो हमसे डरते नहीं। अच्छा। तो हमें बहुत अच्छा भी लगता है उनके साथ। और अभी भी है, स्कूल में कोई बच्चों को फोन करना होगा तो हमसे ही मांगेंगे कि सर घर फोन करना है। अच्छा। तो हमसे बच्चे डरते नहीं है किसी बात के लिए, हमारे पास जल्दी से आ जाते हैं, अप्रोच करेंगे कि सर से मिल लो, इन्हीं सर से पूछो। लेट हो गए या जिस दिन नहीं आना तो हम ही फोन करके पूछेंगे कि सर से फोन करके लाओ पूछ लें। तो बात करें प्रेरणा की, तो मैंने जैसे बताया है कि जब मैं जाता था छुट्टियों में तो मुझे नहीं पता था कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पता। मैं ये देखता था कि मामा जो है कुर्सी पे बैठे हुए हैं और एक मेज़ रखी हुई है, उसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। आज भी वो रूम मुझे याद है, वहीं बैठ के मामा पढ़ते थे, नीम के पेड़ के पास में रूम है वो, दिन भर पढ़ते रहते थे। तो वो जो छवि रहती है वो आज भी मेरे मन में रहती है, और वही छवि, उसी छवि से आज मैं भी शिक्षक बना हुआ हूँ। वो प्रेरणा स्रोत सभी के लिए है, जैसे हमारे छोटे मामा हैं, हमारी मौसी हैं, सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है मामा। अच्छा मामा, जैसे अगला प्रश्न आपसे है कि जो छात्र सीमित संसाधन में तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो कैसे सफल हो सके जिंदगी में? आजकल तो खैर मीडिया है, तो इतने सस्ते सस्ते कोर्स अवेलेबल हैं, बस उस मीडिया का आप अच्छे से यूज करिए। बस ये है कि उसमें भटकाव भी बहुत है, अगर आप उसके साथ में दूसरी जगह चले गए तो फिर प्रॉब्लम है। इतने अच्छे अच्छे कोर्स हैं, इतने टीचर्स हैं, और फ्री के भी वीडियोस पड़े हैं। बस आप अपने को मतलब फोकस रखिए तो आप सफल जरूर हो जाएंगे। बस आपने अपने आप डिस्ट्रैक्ट हुए अगर मीडिया में, तब फिर तो नहीं कुछ हो सकता है। आपके अनुसार सफलता का असली अर्थ क्या है? सफलता का असली अर्थ तो जिंदगी के हर पड़ाव के साथ बदलता है। अच्छा। हाँ, जब हम मतलब पढ़ लिख रहे थे तब ये लग रहा था कि IAS PCS बन जाएं। अब जब हम 50 के करीब हैं, 50 साल के हो रहे हैं, तब ये लगता है कि नहीं भैया, सफलता का अर्थ यही है कि आप घर में सबके साथ हंसी खुशी रहें, चाहे आपके पास पैसा धन दौलत कम हो, लेकिन सबसे रिश्ते अच्छे हों, सब लोग खुश रहें, तो सबसे सफलता का राज इस समय वर्तमान में जो इस उम्र के साथ तो यही है। जब उस समय थे, जब नया नया रोजगार मिला, तब लग रहा था कि पैसा होना चाहिए, ये सफलता है। जब नया नया बच्चा पढ़ता है तो लगता है मुझे IAS PCS बन जाए, लेकिन आप देखते हो कि IAS PCS होने के बाद बावजूद लोग सुसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं तो कुछ जिंदगी में कमी है,
तो वही है कि रिलेशंस की कमी है ना। आपको अपने समाज में मतलब सबसे मिलके और मानवता को ना भूलें कि हम बहुत बड़े ऑफिसर बन गए हैं तो फिर पता है किसी को भाव नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो रिलेशंस गड़बड़ होते हैं। फिर आप बाद में कोई पूछेगा नहीं तो अल्टीमेटली तो डिप्रेशन आएगा। बिल्कुल आ जाता है ना। तो हमें लगता है कि जो सफलता है उम्र के पड़ाव के साथ बदलती रहती है, और सोच भी बदलती है और विचार भी बदल जाते हैं। हर संघर्ष का मकसद होता है एक, बस उसे पहचानने में समय लगता है। मामा, ऐसा होता है कि बार बार कोई युवा असफल हो रहा है तो वो अपना मनोबल कैसे बढ़ाए? हाँ, जो बार बार असफल हो रहा है तो उसको तो पहले देखना चाहिए कि कहाँ पे कमी आ रही है, ये पहले खुद देखे। अगर असफलता आ रही तो कहीं हमारे अंदर ही कमी है। ये है कि उस समय हम नहीं पहचान पा रहे हैं। हो सकता है आप 4 साल बाद सोचे कि ये चीज थी, इस चीज को हम ऐसे कर सकते थे। तो उस समय तो आप नहीं उस चीज को पहचान पाएंगे, क्योंकि आपकी मन स्थिति उस समय हमने बताया जैसा कि समय के साथ आपकी सफलता के मायने अलग होते हैं, सोचने का मायने अलग होते हैं। तो आप दूसरों के जो आप इंटरव्यू पढ़ते हैं वहां से सीख लीजिए, थोड़ा अपने दिमाग को फ्लेक्सिबल रखिए। ये मत सोचिए कि जो मैं सोच रहा हूँ वही एकदम सही है। थोड़ा दिमाग को फ्लेक्सिबल रखिए, दूसरों के इंटरव्यू पढ़िए, दूसरों के जीवन को देखिए, वो कैसे सफल हुए तो थोड़ा उनके तरह से करके देख लो, है ना। बिल्कुल अपना जो माइंडसेट है उसको थोड़ा चेंज करो। दूसरों ने कैसे सफलता पाई है कि आपसे कम स्रोतों में, अभाव में रह के वो कैसे सफल हुआ है, तो वो भी है। तो वहाँ से देखो कि उसके अंदर लगन ज़्यादा थी, आपके अंदर कहीं कुछ लगन की कमी हो रही है या आप कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को पहले उन पे आप पहले कंट्रोल करो, अपने दिमाग, दिल, मन पे कंट्रोल करो, है ना। तो आपसे कम मतलब अभावों में लोग सफल हुए हैं, तो वहाँ से आपको सब वो मिल सकती है प्रेरणा कि ये लोग सफल हुए हैं और हमसे ज़्यादा उसमें थे तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। तो वहाँ से प्रेरणा लो कि हम होंगे, अगली बार होंगे। जैसे एक दिमाग में प्रश्न आता है, जब हम लोग असफल होते हैं तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, पड़ोस के लोग कहते हैं कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे। ऐसे जो है आपके पास भी जो है सवाल आए होंगे, प्रश्न उठे होंगे। ये तो बहुत आते हैं घर। तो आपने उस दौर को कैसे झेला? अब जब आप कहीं पढ़ रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, फिर जॉब नहीं मिलती है तो फिर समाज को फेस करना बहुत कठिन होता है। इसी में तो लोग कुछ गड़बड़ काम कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इतने दिनों से पढ़ाया जा रहा, नहीं कुछ हुआ तो पतला सुसाइड कर लिया। तो हमारे समाज ने ऐसे क्राइटेरिया बना रखा है सफलता का। सफलता का मतलब है कि आप पैसा कमा के दीजिए ये, लेकिन एक उम्र के बाद समझ में आता है कि सफलता का ये नहीं है। सफलता का मतलब है आप एक अच्छे नागरिक बने रहिए, चाहे कम पैसे में है, लेकिन आप अगर घर समाज में अच्छे से रह रहे हैं, अपने चाहे कम स्रोतों में अपने घर परिवार को देख के चला रहे हैं, तो आप हमारे नज़रिए में आप अच्छे नागरिक हैं, आप IAS हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं किसी के लिए, अपने लिए सब कर रहे हैं, तो आप हमारे नज़र में तो आप सफल नहीं हैं। हाँ, तो वही चीज़ ना मैंने बताया ना, वही पूछ रहा हूँ आपसे कि तानों को आपने कैसे टैकल किया, कैसे जो है वर्तमान का युवा उनको कैसे टैकल करे? हाँ, उस समय तो मुझे भी प्रॉब्लम हुई। तो हम मतलब जैसे गांव आते थे तो लोग पूछते थे और क्या कर रहे हो, तो फिर बताने में बड़े वो होता था कि क्या बताएं भाई, झूठ तो बोल नहीं सकते कि अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो गांव आना जाना भी कम होता था। जैसे शहर में चाचा के घर रहे तो वहीं रहते थे कि कहीं कुछ मिल जाए जॉब, तो जब मिल गया तब फिर लोग अपने आप नहीं पूछेंगे। फिर जब एक बार आप सफल होने लगोगे तो नहीं पूछेंगे। फिर बीच बीच में कोई न कोई एग्जाम वगैरह जैसे क्लियर हुआ तो लोगों को लगता था अरे अब तो इसका हो गया, अब तो बन जाएगा, ये कहीं IAS ना बन जाए। लोगों को ज्यादा चिंता रहती है कि आप सफल तो नहीं हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा पूछ रहे हैं। सफल हो जाओगे तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये तो अब समझ में आ रहा है कि वो तो चलता ही रहेगा समाज में ये चीज, तो क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य के अंदर ये थिंकिंग ही है सबकी, तो वो चलता ही रहेगा। लेकिन उस समय में उस बच्चे के नहीं दिमाग में ये होता है, ये तो चल ही रहा है, चलने दो, तुम अपने काम से काम रखो, काम करते रहो, लगे रहो, और समाज तो हमेशा ही पूछेगा। आप सफल हैं तब भी कुछ न कुछ लगा रहेगा। हमने जो है अपने मामा से बहुत सारी बातें की। अंतिम प्रश्न है मामा आपसे कि आज हम लोग एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो जाते जाते कुछ प्रेरणा दे दे आज के युवा के लिए। आज के युवा के लिए यही है, सफल होने का राज यही है कि पहले तो आप अपने अंदर इंटरेस्ट जगाएं, जो भी करना चाह रहे हो, है ना। और सोशल मीडिया यूज करना ज़रूरी है, लेकिन बस यही है कि डिस्ट्रैक्ट ना हो, है ना। इतना आजकल अवेलेबल है सब कुछ, इतनी इजीली अवेलेबल है, पढ़ाई लिखाई मनोरंजन सब कुछ अवेलेबल है। बस आपको डिसाइड करना है आपको करना क्या है।
हर एक जगह सब कुछ खुला पड़ा है, सब एरिया बिल्कुल आपके लिए है। आप मनोरंजन के क्षेत्र में जाएं, चाहे मीडिया के क्षेत्र में जाएं, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जाएं, तो थोड़ा मतलब फोकस रहें। थोड़ी देर वो भी करें, लेकिन जो काम है उस पर फोकस रहें, तो आप सफल जरूर हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है आजकल, आज इजीली अवेलेबल है सब कुछ। तो उम्मीद है आपको छोटा सा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। बाकी आने वाले समय में फिर से मैं बात करूंगा किसी टॉपिक पर मामा से। आज तो मैंने उनके सफ़र पर बात की है कि वो आज कैसे शिक्षक बने हैं। आगे देखते हैं और कोई टॉपिक मिलेगा तो मैं मामा से एक उसी टॉपिक पर बात करूंगा। बाकी उम्मीद है आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।